सबसे पहले शिक्षा देख लीजिए। शिक्षा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार से दी गई है। शिक्षा शब्द कोई निश्चित अर्थ दे सके। शिक्षा का अंग्रेजी प्रयोग एजुकेशन, लैटिन भाषा में एजुकेटम या एजुकेयर होता है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अर्थ से यह निकाला जा सकता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। हम उसमें कुछ नया दे नहीं सकते, बल्कि उसमें जो ऑलरेडी पहले से शक्ति है हम उसको निखार सकते हैं। अब भिन्न भिन्न जो विद्वान हैं उनका शिक्षा के प्रति क्या सोच था, शिक्षा की वो किस तरह से परिभाषित करते थे। तो महात्मा गांधी का कहना था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों को प्रस्फुटित कर दे। शरीर, मन, आत्मा, महात्मा गांधी, इतना ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में लगा लेंगे सही। कांट का कहना था कि व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास जिस पर वह पहुंच सकता है उसे शिक्षा कहते हैं। व्यक्ति की पूर्णता कांट से संबंधित होगी, ठीक है। शरीर, मन, आत्मा, महात्मा गांधी, व्यक्ति की पूर्णता कांट। स्वामी, यहाँ पूर्णता फिर है लेकिन अंदर निहित पूर्णता। स्वामी विवेकानंद तो खुद एक बहुत अच्छे फिलोसफर थे, तो व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता जो एक उद्घाटन ही शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद का कथन था। और अरस्तु का कहना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की रचना ही शिक्षा है। तो इस प्रकार यह देखें कि शिक्षा है क्या, तो बालकों के सर्वांगीण विकास का भाव ही शिक्षा है। तो शिक्षा के कार्य क्या है? व्यक्तित्व का संतुलित विकास, अंतर्निहित शक्तियों का विकास, वयस्क जीवन की तैयारी, अच्छे नागरिक का निर्माण, चरित्र का निर्माण, राजनीतिक सुरक्षा और सामाजिक भावना का विकास। अब शिक्षा के जो दो रूप हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, उसके हिसाब से दो रूप हैं। औपचारिक का मतलब हो गया फॉर्मल एजुकेशन, जो एक विद्यालय में एक बंद बाउंड्री के भीतर टीचर्स के द्वारा ब्लैक बोर्ड पे शिक्षा दी जाती है, वो होता है फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा जो आप परिवार में, समाज में, लोगों के बीच बिना कहीं एडमिशन लिए सीख जाते हैं, वो हो गया अनौपचारिक। ठीक, तो शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्लियर हो गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। शिक्षक और छात्र प्रत्यक्ष संपर्क में होकर शिक्षा लेते हैं तो प्रत्यक्ष शिक्षा हो गई, अन्यथा वो अप्रत्यक्ष शिक्षा हो। ठीक है, जैसे कोई बच्चा स्कूल जाएगा और स्कूल जा रहा है, वो बच्चा प्रत्यक्ष शिक्षा लेगा, और वो बच्चा वो खेलने कूदने जा रहा है, उससे दूसरा बच्चा सीख गया तो हो गया अप्रत्यक्ष। व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा, पर्सनल एंड ग्रुप एजुकेशन, है ना। यदि एक अध्यापक एक बालक को शिक्षा देता हो, व्यक्तिगत शिक्षा, ट्यूशन जो हो गया व्यक्तिगत शिक्षा हो, स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाते हैं सामूहिक शिक्षा हो। सामान्य और विशिष्ट शिक्षा, ठीक है, सामान्य जीवन के लिए जो शिक्षा दी जाए सामान्य शिक्षा, और निश्चित व्यवसाय के लिए जो खासकर जो वोकेशनल एजुकेशन दिया है विशिष्ट शिक्षा। कोई मेडिकल कर रहा हो विशिष्ट शिक्षा लेगा, ठीक है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो सामान्य शिक्षा। ठीक, शिक्षा के स्रोत परिवार, पाठशाला, समाज और राज्य, मतलब राज्य राष्ट्र जो भी है। तो ये शिक्षा का तो बेसिक चीज था जो सब समझ रहे थे, बस एक रिवाइज कर लिए हैं। अब दर्शन आते हैं, तो प्रत्येक मनुष्य का अपना दर्शन है। आप कुछ और सोचते हैं, ठीक है, और हम कुछ और सोचते हैं। दर्शन का रूप अत्यंत व्यापक है, इसको एकदम संकुचित रूप में लेना बहुत टफ होगा। अब सबकी के हिसाब से इसका सोच देख लें। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था कि दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में प्रत्येक से संबंधित होता है। सार्वभौमिक विज्ञान, यूनिवर्सल साइंस, ठीक है, इनका कहना था हर्बर्ट स्पेंसर। सेलर्स का कहना था कि दर्शन शास्त्र एक ऐसा अनवरत प्रयत्न है जिसके द्वारा मनुष्य संसार तथा अपनी प्रकृति के समझ में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक अंतर्दृष्टि प्रदान करने की चेष्टा करता। हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं, तो नॉलेज के हिसाब से जो हमें अंतर ज्ञान निहित हो रहा है, यही दर्शन है। ये सेलर्स का कहना था कि हम जो कुछ विचार करेंगे तो वो अंतर मन से जो निकलेगा, वो विचार, उस विचार में हमारे जो क्रमबद्ध ज्ञान है, वो ज्ञान कहीं ना कहीं झलकेगा, कहीं ना कहीं निहित होगा। ठीक है,
तो ये सेलर्स का कहना था। बर्ट्रैंड रसल क्या कहना था कि अन्य विज्ञानों के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। ये सिंपल डिफिनीशन दिया था बर्ट्रैंड रसल ने कि दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। तो हर्बर्ट स्पेंसर सार्वभौमिक विज्ञान, सेलर्स क्रमबद्ध ज्ञान का अंतर्निहित होना, और बर्ट्रैंड रसल के ज्ञान की प्राप्ति। ये तीनों डेफिनेशन का समझ में आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन ईश्वर का स्वरूप, जीव का उससे संबंध, संसार की व्याख्या तथा आत्मा के रहस्य के बारे में विचार करता है। ये तो जनरल सार्वभौमिक दृष्टिकोण हो गया। भारतीय दृष्टिकोण की बात की जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना। यानी दर्शन का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य एवं उसकी उत्पत्ति के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे संसार क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, आप कौन है, ठीक है, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ को जाएंगे, ये सभी दर्शन। ये हो गया भारतीय दृष्टिकोण से। क्लियर। पाश्चात्य दृष्टिकोण से जो पश्चिमी सभ्यता है उसके हिसाब से इसको फिलॉसफी के नाम से पुकारा जाता है। हम लोगों के देश में दर्शन और अंग्रेजी में इसको फिलॉसफी कहते हैं। यह फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों के संयोग से बना है। फिलॉस या फिलियो कहिए, जिसका अर्थ है प्रेम या अनुराग, तथा सोफिया का अर्थ है ज्ञान या विद्या। दो शब्दों से बना, फिलॉस और सोफिया, तो दोनों मिल गया तो फिलॉसफी। फिलॉस या फिलियो भी कहिए, यह इसका अर्थ है प्रेम या अनुराग होना, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान या विद्या। तो यदि ज्ञान या विद्या में हमको प्रेम या अनुराग हो जाए, यानी जो विद्या अनुरागी होगा या ज्ञान से जो प्रेम करेगा, वही कहलाएगा फिलॉसफी। यानी फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान से प्रेम हो जाना। ठीक है। हम लोग इंडियन भी फिलॉसफी का भी मीनिंग समझ गए कि यहाँ के दार्शनिक क्या सोचते हैं और जो वेस्टर्न फिलॉसफर है वो क्या सोचते हैं। अब दर्शन की प्रकृति समझें, क्या नेचर है फिलॉसफी का। दार्शनिक समस्याएं। प्राचीन काल में दर्शन आश्चर्य से शुरू हुआ और वर्तमान में इसकी उत्पत्ति संदेह में देखने को मिलती है ना, जिसके कारण से इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म मिलता है एवं विभिन्न प्रश्न उठते हैं, जैसे ज्ञान क्या है, संसार का निर्माण करता कौन है, भगवान क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया। ये सभी जो भी समस्याएं हैं, ये सभी दार्शनिक समस्याएं हैं। और दार्शनिक समस्याएं या एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दर्शन की एक प्रकृति है। यदि ऐसा हम न सोचें तो दर्शन का मजा ही नहीं। ठीक है। अब दार्शनिक दृष्टिकोण को देखिए। यदि कोई व्यक्ति सुख एवं दुख की स्थिति में क्या है समभाव रखता है, अर्थात सुख की स्थिति में अधिक प्रसन्न नहीं रहता एवं दुख के समय ज्यादा दुखी नहीं रहता, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति का दृष्टिकोण दार्शनिक है। क्योंकि दार्शनिक व्यक्ति जो होगा वह तो अंतर्ज्ञान को देखेगा, अंतर मन को देखेगा। उसको पता होगा कि सुख और दुख दोनों जीवन के दो छोर हैं, जो जीवन की जो धारा अविरल प्रवाहित होती जाएगी, उसको तो दोनों छोरों पे जाना ही। ठीक है। अब है दार्शनिक विधि पे आते हैं। ये इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा अगर इसमें बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं तो इसको अच्छे से देखिए। आगमन विधि है होती है, एक निगमन विधि। आगमन और निगमन, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। जब हम रीजनिंग का क्लास डालेंगे तो उसमें आगमन और विधि, निगमन विधि तर्कसंगत रीजनिंग में आते हैं, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें द्वंद्वात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि, ये 5 विधियों का है। तो पांचों विधियों का हम डिटेल अध्ययन करेंगे। अब दार्शनिक क्रिया क्या होती है। दर्शन की क्रिया दार्शनिक चिंतन है, यानी दार्शनिक थिंकिंग करना, फिलॉसफी की थिंकिंग करना ही दार्शनिक क्रिया है। यह क्रिया सर्वांगीण होता है। यह वैयक्तिक एवं सामूहिक, एकांत तथा सामाजिक दोनों ही परिस्थितियों में किया जाता है। वो व्यक्ति के नेचर पर डिपेंड करता है कि वह एकांत में रह करके कुछ सोचना चाहता है, कि लोगों के बीच रहता है तो उसको ज्यादा दिमाग होता है। ठीक है।
अब हम लोग दर्शन का जो मेन थीम था वो समझ गए, शिक्षा का मेन थीम था वो समझ गए। अब हमारा टॉपिक कहता है कि इसके बीच अंतर संबंध क्या है। तो शिक्षा और दर्शन के बीच क्या संबंध है? तो बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिक्षा के निश्चित उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य दर्शन की सहायता से विकसित किए जाते हैं। दर्शन का कार्य निहित सत्य पर प्रकाश डालना है। सत्य का ज्ञान है, जानने पर व्यक्ति समस्या को हल कर लेता है, लेकिन शिक्षा के अभाव में व्यक्ति दर्शन को नहीं समझ पाता है। ठीक है, यदि उसके पास शिक्षा है तभी वो दर्शन को समझने के काबिल बनता है। दर्शन में जहाँ साक्षरता और शिक्षा में हम अंतर समझ रहे हैं। पहले के लोग शिक्षित हुआ करते थे, भले वो साक्षर नहीं थे, उन्हें लिखना पढ़ने का ज्ञान नहीं था, लेकिन बहुत विद्वान हुआ करते थे। तो शिक्षा का अर्थ है ज्ञान होना, जैसे संसार क्या है, व्यक्ति क्या है, ईश्वर क्या है आदि। इसी प्रकार शिक्षा का दर्शन शिक्षा संबंधी अंतिम प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है। शिक्षा का दर्शन ऐसे प्रश्नों से संबंधित है जैसे शिक्षा क्या है, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। दर्शन मानव की, समाज की तथा संसार की प्रगति के संबंध में सिद्धांतों को स्थापित करता है। शिक्षा दर्शन इस प्रकार के स्थापित सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं के हल में करता है। जैसे मानव की प्रकृति संबंधी सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा की रूपरेखा निर्धारित करने में किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन में विचारों की प्रधानता होती है, ठीक है, और शिक्षा में कार्य प्रणाली। दर्शन में किसकी प्रधानता होती है? विचारों की, और शिक्षा में वर्किंग प्रोसेस की, कार्य प्रणाली की प्रधानता होती है। यदि दर्शन साध्य है तो शिक्षा साधन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि दर्शन और शिक्षा है तो दर्शन क्या है? साध्य, और शिक्षा है साधन। और इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे, शिक्षा को साध्य कर देगा और दर्शन को साधन, क्योंकि साधन है शिक्षा। साधन, शिक्षा रूपी साधन के माध्यम से हम दर्शन को साधते हैं। ठीक है, शैक्षिक सिद्धांतों को विकसित करने में प्रत्येक जीवन दर्शन एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है। यदि विश्वास जीवन के लिए उपयोगी है तो उसका शैक्षिक महत्व अवश्य होना चाहिए। अतः दर्शन को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। दर्शन द्वारा जीवन में शिक्षा के महत्व की खोज की जा सकती है। इसी प्रकार दर्शन एवं शिक्षा के बीच जो है को एक ही सिक्के के दोनों पक्ष है ना, वह क्यों? एक में दूसरा समाहित है। शिक्षा जीवन का क्रियात्मक पक्ष है तो दर्शन उसका विचारात्मक पक्ष है। ये समझे यहाँ, शिक्षा साधन, दर्शन साध्य। ठीक है, शिक्षा क्रियात्मक पक्ष और दर्शन विचारात्मक पक्ष। दर्शन और शिक्षा की पारस्परिक निर्भरता है, क्योंकि विश्व के महान सभी महान शिक्षा शास्त्री महान दार्शनिक हुए हैं। इसका क्या अर्थ है कि दर्शन शिक्षा को प्रभावित करती है। ठीक है, पिक्टे ने कहा है कि दर्शन शास्त्र की सहायता के बिना शिक्षा पूर्णता और स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती। पोर्टवीज का कहना है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। अर्थात शिक्षा के उद्देश्य, पठन विधियां, अनुशासन, बालक का स्थान, अध्यापक का स्थान आदि का निर्धारण उस समाज में विद्यमान दर्शन द्वारा होता है। इसी प्रकार शिक्षा भी विद्यमान दर्शन को परिवर्तित करने में अपनी भूमिका अदा करती है। दर्शन शास्त्र एवं शिक्षा के संबंध की चर्चा जेंटाइल ने दूसरे दृष्टिकोण से की। जेंटाइल का क्या कहना है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग का अनुगमन कर ही नहीं सकती। और ये क्वेश्चन भी आते हैं सीटेट वगैरह में, जेंटाइल का कहना है, ठीक है, कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकती है। शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध की सही व्याख्या सभी दार्शनिक, जैसे जैसे आप देखिए रूसो, स्पेंसर, डीबी, भारत में गांधी मार्गदर्शक है। दर्शन ने शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि के अपनाने दर्शन का प्रमुख योगदान है। शिक्षा के उद्देश्य के अनुकूल ही शिक्षा को उद्देश्य निर्धारित करता है। जैसे स्वतंत्र भारत में शैक्षिक उद्देश्य लोकतंत्रात्मक शासन के अनुकूल विकसित है। दर्शन अनुशासन को भी
विकसित करता है। दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन, ये सभी क्या हैं? दर्शन से ही प्रेरित है। इस प्रकार हम लोग दर्शन को समझ गए। अब भारतीय दर्शन जो अगला टॉपिक